नमस्कार। आज हम शिमला के पास बसे एक छोटे से गांव कौसीली की एक कहानी की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विवरण से है जिसका नाम है कौसीली का रहस्य, भटकती आत्मा की कहानी। ये गांव दिन में तो बड़ा शांत बताया गया है, पर रात होते ही उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत जो है, ये एक स्थानीय किंवदंती मतलब एक लोक कथा के बारे में बताता है। एक लड़की थी रूपा, उसकी दुखद मौत हुई और फिर गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। तो हमारा मकसद है कि इस कहानी के मुख्य तत्व क्या हैं, उन्हें समझे, और ये भी कि ऐसी कहानियां आखिर चलती क्यों रहती हैं। सही बात है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत होती है रूपा नाम की एक, कह सकते हैं, भोली भाली लड़की से जो सालों पहले कौसीली में रहती थी। हाँ, कहानी के हिसाब से रूपा एक दिन पास के जंगल में गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। अच्छा। और फिर जो हुआ, उसने तो गांव में जैसे सनसनी फैला दी। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, कहाँ? उसी झरने के पास जहां वो आखिरी बार दिखी थी या जहां से वो गायब हुई थी। और कहते हैं कि उसका चेहरा ऐसा था मानो उसने मरने से ठीक पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। बहुत खौफ था चेहरे पर। यहीं से मामला थोड़ा उलझ जाता है ना? बिल्कुल। गांव के कुछ लोगों ने कहा, भाई ये तो आत्महत्या है। अच्छा। लेकिन जो पुराने लोग थे, जो बुजुर्ग थे, उनका मानना था कि नहीं, ये हत्या थी। तो ये शक पैदा हो गया। हाँ, और इसी अनिश्चितता ने, इसी शक ने रहस्य को और गहरा कर दिया। रूपा की मौत के बाद ही गांव में अजीब बातें शुरू हो गई। जैसे कहा जाता है कि हर रात उस झरने के पास से किसी लड़की के रोने की आवाजें आने लगी। ओहो। और ये भी सुनने में आया कि कई लोगों ने एक परछाई देखी। हाँ, बिल्कुल, सफेद साड़ी में, और कहते हैं उसके पैर नहीं थे। बिना पैरों वाली परछाई? हाँ, झरने के पास चलती हुई। तो धीरे धीरे ये बात फैल गई कि ये रूपा की आत्मा है। और वो इंसाफ मांग रही है। हाँ, इंसाफ के लिए भटक रही है। भारत की लोक कथाओं में अक्सर ये होता है। सफेद साड़ी वाली आत्मा का जिक्र दुखादंत या अधूरे न्याय से जुड़ा होता है। कहानी में एक और किरदार है वीरेंद्र। हाँ, वीरेंद्र। स्रोत कहता है कि शायद वीरेंद्र वो आदमी था जिसने रूपा के साथ कुछ गलत किया था। शायद वही जिम्मेदार था। और फिर उसका क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि रूपा की मौत के कुछ ही महीनों बाद वीरेंद्र की भी मौत हो गई। अपने आप? या ये साफ नहीं है, लेकिन मरने से पहले कहते हैं वो पागलों की तरह चिल्लाता रहा। क्या चिल्लाता रहा? माफ कर दो रूपा, मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो इसने कहानी में एक अलौकिक न्याय वाला पहलू जोड़ दिया। बिल्कुल, जैसे कि रूपा की आत्मा ने अपना बदला ले लिया हो। हाँ, मतलब एक तरह का सुपरनैचुरल जस्टिस। सही कहा। लोक कथाएं अक्सर यही करती हैं। जहां असल दुनिया में न्याय नहीं मिलता या अधूरा लगता है, कहानियां उसे अपने तरीके से पूरा कर देती हैं। कि रूपा की आत्मा शायद अब भी वहीं भटक रही है। ये पूरी कथा जैसे रूपा के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? हमने देखा एक दुखद मौत, फिर हत्या का शक, फिर वो भूतिया घटनाएं और अंत में एक तरह का अलौकिक बदला। हाँ, ये कहानी सिर्फ डर या भूत प्रेत के बारे में नहीं है। ये अन्याय के बारे में है, और किसी जगह पर हुई त्रासदी का कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये भी दिखाती है। और सब कुछ रूपा की कहानी के जरिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में रूपा की आत्मा है जो इंसाफ मांग रही है, या फिर ये लोगों का डर है, समाज का एक तरीका है उस घटना को याद रखने का, जिसे कहानी का रूप मिल गया है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, ये कहानी डर, न्याय की इच्छा और वो जो अनदेखा अनजाना है उसका खौफ, इन जैसे बहुत गहरे इंसानी जज्बातों को छूती है। ये दिखाती है कि कैसे लोक कथाएं किसी समुदाय के अंदर जो दबे हुए डर हैं, चिंताएं हैं या अनसुलझे किस्से हैं, उनको समेट लेती हैं। खासकर जब वो किसी एक व्यक्ति की, जैसे यहाँ रूपा की, दर्दनाक कहानी से जुड़ी हों। सही बात है। वीरेंद्र की मौत से कहानी में एक तरह का समाधान तो मिलता है, पर आत्मा का भटकना जारी रहता है। वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। तो अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या वो जगह ही, मतलब वो झरना, वो जंगल, रूपा की दुखद कहानी की एक जीती जागती याद बन गया है? हाँ, क्या वो हमेशा उस अनसुलझे डर और दुख का प्रतीक बना रहेगा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ जगहें कहानियों को कैसे सहेज कर रखती हैं। खासकर ऐसी गहरी निजी त्रासदियों को, वे जैसे उस जगह की हवा में रच बस जाती हैं। बिल्कुल, ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये हमें याद दिलाती हैं